एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का उपवेद, देखो उपवेद से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको उपवेद सारे का याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, यह है आयुर्वेद। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है? ये यजुर्वेद का उपवेद है, ध्यान से इसको याद रख लेना। उसके बाद है शिल्पवेद। शिल्पवेद किसका है? अथर्ववेद का। ठीक है, और दिख रहा है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद किसका है? यह है सामवेद का। तो फिर से एक बार क्लियर करो, धनुर्वेद किसका है? यह है यजुर्वेद का। शिल्पवेद किसका है? यह है अथर्ववेद का। गंधर्ववेद किसका है? यह है सामवेद का। और आयुर्वेद किसका है? यह है ऋग्वेद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? अब बहुतों को यह लगेगा कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि गलत है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से कौन स्वामी विरजानंद के शिष्य थे? स्वामी विरजानंद के शिष्य कौन थे? स्वामी विरजानंद के शिष्य कौन थे? कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन हुए? विरजानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ये नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछा जाए स्टेट, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में टंकारा नाम का कोई एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा, दयानंद सरस्वती से एक और चीज आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया और क्या नाम था? क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब इन्होंने इसकी रचना की? 1874 में। कब की थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना? 1874 में। और ये इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी हिंदी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। आपको पता होगा सिंधु सभ्यता से हमें जितने भी स्थल मिले हैं, मैक्सिमम सारे शहर जो है या सारे स्थल जो है ये दो भागों में बटे हुए थे। ठीक है, एक जिसको हम लोग ऊपरी हिस्सा बोलते थे और दूसरा जिसको हम लोग निचला शहर या निचला हिस्सा बोलते थे। ऊपरी हिस्सा का मतलब हुआ ये किलों से घिरा हुआ करता था और यहाँ अमीर लोग रहते थे, जो भी आपका ऊपरी भाग था। और निचली भाग गरीब लोगों का या आम लोगों का रहने का जगह था। गरीब नहीं बोल सकते, आम लोग जो जनरल है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो भाग हुआ करता तो वो किलों से घिरा होता था और नीचे वाला में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ऊपर वाले भाग में आपको घर जो है वो 2 मंजिले 3 मंजिले तक भी मिले हैं और नीचे वाले में ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है एक ऐसा कौन सा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। वो कौन सा शहर है? वो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगे का निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ मिलता है। ठीक है, और वहीं पे कालीबंगा से अगर आपसे ये पूछा जाए और क्या मिला है, तो जूते हुए खेत का उल्लेख, सॉरी साक्ष्य, जूते हुए खेत ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही एक और चीज है जो कालीबंगा से आपसे पूछा जा सकता है, वो है नक्काशीदार ईंट। ठीक है, यानी डिजाइनर ईंट जो घर का चबूतरा हुआ करता था उसको बनाने के लिए कालीबंगा के लोग नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। तो 3 चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ कालीबंगा, जूता हुआ खेत कालीबंगा और नक्काशीदार ईंट कालीबंगा। ठीक है, इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा सकता है कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। अभी जो 4 आपको दिख रहा है इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ था ये शहर?
ये स्थल, तो ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। रोपड़ जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? अच्छा, मोहनजोदड़ो और सिंधु में बहुतों को कंफ्यूजन होते रहता है, क्योंकि दोनों पास पास आप पढ़ते हैं और फिर एग्जाम में जाके भूल जाते हो। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर, यह किस नदी के किनारे है? यह हिंडन नदी के किनारे है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चेदी महाजनपद की राजधानी, 16 महाजनपद हैं आपको पता है, इसमें से मैक्सिमम बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इसकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखा करो। यहाँ आपसे पूछा गया चेदी वंश की राजधानी। चेदी वंश का राजधानी जो था वो था शक्तिमती। कहा था चेदी का राजधानी? शक्तिमती। विराटनगर किसका राजधानी था? विराटनगर था मत्स्य का राजधानी। ठीक है। हाटक किसका राजधानी था? हाटक, हाटक किसका था? हाटक था आपका कौन सा जगह था, मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी को पता है तो कमेंट में जल्दी से बताओ हाटक किसका था, तब तक मैं याद करता हूँ। देखो विराटनगर तो शक्तिमती, हाटक कंबोज का था। ठीक है, हाटक कंबोज का था। और कुशावती जो था, कुशावती मल्ल की राजधानी थी। और शक्तिमती किसका? चेदी का राजधानी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शंख था? किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शंख था? देखो 3-4 ऐसे जैन तीर्थंकर है जिनका आपसे पूछा जा सकता है, उसका हमेशा याद रखना प्रतीक चिन्ह। ठीक है। तो जैन तीर्थंकर जिनका शंख था उनका नाम आपको बताना है। कौन थे वो थे अरिष्टनेमी। कौन थे वो? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। अच्छा, यहाँ से और भी जो भी आपके दिए हुए उसका देख लेते हैं। ऋषभ देव का क्या था सिंबल या प्रतीक चिन्ह क्या था? ये था सांड यानी बुल। ठीक है, सांड किसका था? ऋषभ देव का। अजीतनाथ का क्या था? अजीतनाथ का था हाथी। क्या था? एलिफेंट या हाथी। ठीक है। और पारसनाथ का क्या था? पारसनाथ का था सर्प यानी सांप। एक और है जो आपसे पूछा जाता है, महावीर। महावीर का था सिंह। क्या था महावीर का? अच्छे से याद रखना, महावीर का था सिंह। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का क्या था? शंख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? आपको ये बताना है, ये प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, जो बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से फेमस हुआ। तो शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी कौन सा वो अधिनियम था जिसने ये संभव किया कि भारतवासी भी अपने देश के प्रशासन में हिस्सा ले सके? को ये बताना है ये कौन सा अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। इस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? इस वक्त के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। ठीक है, कौन थे गवर्नर जनरल? कैनिंग। ठीक है। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि 1861 में आपका पोर्टफोलियो सिस्टम भी लागू हुआ था। ठीक है। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें और भी कुछ चीज़ें पारित हुई थी। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिससे वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का क्या बोल सकते हो पावर मिला था कि वाइसराय जो है वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही वाइसराय का जो काउंसिल हुआ करता था उसमें 4 मेंबर्स पहले हुआ करते थे और इसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया था। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही एक और चीज़ें हैं, 1861 के काउंसिल एक्ट के तहत ही आपका हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। और उस हाईकोर्ट अधिनियम के तहत 3 नए हाईकोर्ट बनाए गए थे। कहाँ का? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? किस पार्टी की? तो लेबर पार्टी की उस वक्त सत्ता थी और क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने थे।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? कब हराया था? 305 बीसी में। ठीक है, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और इसके साथ ही इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से, नाम याद रखना, कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी थी। और साथ ही दहेज के रूप में आप बोल सकते हो या समझौता के रूप में काबुल, कंधार, हेरात और मकराना, ये सभी क्षेत्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की गई? भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति प्रदान की गई? इस क्वेश्चन में आप एग्जाम में भी गलती करोगे अगर ध्यान से आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि जैसे ही आप उद्देश्य प्रस्ताव देखोगे आप 13 दिसंबर 1946 मारकर बैठ जाओगे, जो कि गलत है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसको कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को। कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उसके साथ ही अगर मैं 29 अगस्त 1947 का बात करूं तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और अगर पहला बैठक अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ वो कब हुआ? वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बने थे, जो टेम्पररी तौर पे रहे, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बने। ठीक है, और इसके साथ ही 13 दिसंबर को इसका तीसरा बैठक हुआ और इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, वैसे तो क्वेश्चन बेहद आसान है पर आपको कंफ्यूजन होता है 1911 और 1896 में। वैसे तो यहाँ पे 1911 है नहीं, तो इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1896 में। वंदे मातरम को 1896 में पहली बार गाया गया था। 1911 में जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, अगर हम लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का बात करेंगे तो 1896 में पहली बार किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको गाया गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? वो था कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन थे 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, और इसको गाया किसने था? अगर आपसे ये पूछा जाए इसकी रचना किसने की थी, वंदे मातरम की रचना किसने की थी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताओ मुझे, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी 1870 में। कब की थी? 1870 में। अच्छा, आपसे बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा कि वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से लिया गया है, पर क्या आनंद मठ में इसकी रचना की गई थी? तो बिल्कुल नहीं। इसकी रचना 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पोयम के तौर पे पहले ही किया था, और आनंद मठ जब प्रकाशित हुआ 1882 में, तो इसको उस बुक में, उस पुस्तक में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन पहली बार जब इसको गाया गया वो किसके द्वारा गाया गया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप किससे संबंधित मानते हो? आप जन गण मन से संबंधित मानते हो कि जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लेकिन वंदे मातरम को सबसे पहले गाया किसने, अगर आपसे ये पूछा जाता तो आपका आंसर होता रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1896 में इन्होंने ही गाया था। इसके साथ ही आपको ये अगर ये पूछा जाए कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब प्रदान किया गया, यानी कब इसको स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया, तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल। आपको ध्यान रखना है
कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी उसमें अलग अलग लोगों ने इसकी खोज की थी, पर आपसे वो पूछा नहीं जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वक्त पुरातात्विक खुदाई विभाग जो था उसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। वहीं पे अगर मोहनजोदड़ो की खुदाई का हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई? देखो, दो में है, आपको कन्फ्यूजन होता है कि किसका किसने किया था। मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, मोडम परिवर्तित करता है। तो मोडम क्या परिवर्तित करता है? किस चीज को किस चीज में परिवर्तित करता है? तो मोडम जो है वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, दोनों में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च है एक। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में आप थोड़ा सा इसमें गलती कर सकते हो। जैसे ही आप प्राथमिक उपभोक्ता देखोगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे आंसर सोचे हरित पादप, जो कि गलत है। हरित पादप जो है यह प्रोड्यूसर है। ठीक है। यानी ये खाना बनाने वाले हैं, ये खाना के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये प्रोड्यूसर हैं। और यहाँ पे आपसे उपभोक्ता पूछा जा रहा था, तो जो हरित पादप पे खाने के लिए डिपेंड रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रथम उपभोक्ता, जो कि हैं शाकाहारी जंतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो दूध के निजर्मनीकरण से संबंधित है, यानी सारे जर्म्स को हम किल करते हैं पाश्चुरीकरण में। ठीक है। और इसकी जो खोज की थी, जो पेस्चुराइजेशन मेथड है, इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष भारत के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और राजेंद्र सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। ये एक एनजीओ चलाते हैं। ये राजेंद्र सिंह जो है यह एक एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ का नाम क्या है? उस एनजीओ का नाम है तरुण भारत संघ। ठीक है, तरुण भारत संघ। इसकी स्थापना इन्होंने 1975 में की थी। ठीक है। और उसके ये संचालक थे। और इसके साथ ही इन्होंने जो वाटर कंजर्वेशन है, जो पानी का संरक्षण है, उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। इस कारण से इनको जल पुरुष कहा जाता है। साथ ही साथ इनको मैगसेसे पुरस्कार भी मिली थी 2001 में। कब मिली थी? 2001 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1994 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? मोहम्मद गौरी से संबंधित 3 युद्ध बहुत ही अहम युद्ध हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1191, 1192 और 1194। ये 3 युद्ध हैं। 91-92 वाला तराइन का युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। साथ ही साथ 94 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चंदावर का युद्ध, और ये लड़ा गया था जयचंद के साथ, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी थे। ठीक है, उनके साथ लड़ा गया था 94 का चंदावर का युद्ध, और इसमें जयचंद पराजित हुए थे और मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? अगर दिल्ली सल्तनत का बात करोगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबको एक तरफ से ऑर्डर में भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है सबसे कम समय तक किसने शासन किया और सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ आपसे पूछा गया है सबसे कम समय तक किसने शासन किया था। तो सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया था। किसने? खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। वहीं पे अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत का अगर बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था वो क्या था? दिल्ली सल्तनत का
गुलाम वंश के स्थापना के साथ ही स्थापना हुआ था 1206 में, और ये 1526 तक कार्यरत रहे थे, यानी शासन में रहे थे। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई, और उस वक्त जो वंश शासन में था वो था लोधी वंश, ठीक है। और इब्राहिम लोधी के साथ बाबर की लड़ाई हुई, और बाबर इसमें विजयी रहा, और दिल्ली सल्तनत यहीं पे समाप्त हो गया। तो ये पूरा टेनर है दिल्ली सल्तनत का। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कुछ अहम जो भी उनके वंश हुए उनका, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया? सबसे पहले आया गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन में रहे थे। उसके साथ ही उसके बाद गुलाब खिलेतो, ठीक है, दूसरा वंश कौन सा था? खिलजी वंश। और खिलजी वंश कब से कब तक शासन में रहा? तो 1290 से लेकर 1320 तक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे कम समय का कार्यकाल है। इसके साथ ही इसके बाद गुलाम खिलेतो यानी तुगलक वंश आया, और तुगलक वंश 1320 से लेकर कब तक रहे थे? 1414 तक। तो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहे थे। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 या कहीं कहीं आपको 1451 भी मिलेगा। तो 1414 से लेकर 1450 तक कौन थे? ये थे सैयद वंश। और लोधी वंश का अगर बात करेंगे जो कि अंतिम वंश हुआ, ये 1451 से लेकर 1526 तक शासन में रहे थे। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो 1885 में हुई थी। आपसे एक ही क्वेश्चन लॉर्ड डफरिन से पूछा जाता है और वो यही है। और इस अगर संस्थापक पूछे जाएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ये हैं ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे जाएं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ए.ओ. ह्यूम जो इसके संस्थापक थे वो कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो उसके सचिव कौन थे, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर ए.ओ. ह्यूम ही होगा, क्योंकि वो सचिव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? यानी सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? कौन थे वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि पहली बार 1923-24 में अध्यक्ष बने थे। ये दो बार बने थे, 1923-24 में बने। उसके बाद 40 से लेकर 46 तक, 1940 से लेकर 46 तक यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और बाद में चलकर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद ही बने, और इसीलिए अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर हम लोग हर वर्ष शिक्षा दिवस मनाते हैं, जो कि 11 नवंबर को है, ठीक है। इसको शिक्षक दिवस से कंफ्यूज मत करना। शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर, जो कि हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? नियमित अगर आपसे पूछा जाए, जनगणना से रिलेटेड दो ही चीजें आपसे पूछी जाती है, प्रथम जनगणना कब हुआ और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, और प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में, मेयो के समय में। और नियमित ये कब हो गया? नियमित हो गया रिपन के समय में, 1881 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इन नामों में से आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। 3 में से पहला कब हुआ? 1930, दूसरा हुआ 31 और तीसरा हुआ 32 में, जिसमें से कांग्रेस ने सिर्फ एक में हिस्सा लिया, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन भारत की तरफ से एक इंसान थे जिसने सब में भाग लिया था, और वो थे अंबेडकर जी, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी गए हुए थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू होगा आपका सही आंसर। इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, मतलब ये नहीं गए थे, ठीक है। रेस्ट जो भी नाम आपको दिख रहे हैं वो सब याद रखना है। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, ठीक है, ये सब गए हुए थे। और इसके साथ ही
कुछ और नाम आपको याद रखना है, जैसे वीवी गिरी, एनएम जोशी, ठीक है, और सरोजिनी नायडू, और भी एक दो लोग थे जिनका, हाँ, सप्रू, ठीक है, जायकर, ये सभी गए हुए थे, इन सभी ने हिस्सा लिया हुआ था। इनके साथ ही बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन ये सारे ऐसे नाम हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, जीडी बिरला, ठीक है, एक नाम वो भी है, जीडी बिरला, ये भी गए हुए थे। इन सभी नामों में से कुछ नाम हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, जीडी बिरला, ठीक है। इन सभी का नाम आपको याद रखना है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने हिस्सा लिया था या नहीं लिया था, लेकिन वैसे तो याद आपको सारे रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? भारत के जनसंख्या घनत्व की बात किया जा रहा है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्या है भारत की जनसंख्या घनत्व? वो है 382। कितनी है भारत की जनसंख्या घनत्व? 382। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर नाथुला है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है, ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल, ये सभी सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान, अच्छा, इसका निर्माण कैसे हुआ है? आपके ऑप्शंस में वही दिया हुआ है। संप्राय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी से हुआ है। अपर्दन क्रिया के कारण संप्राय मैदान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। टोडा जनजाति मूल रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रास तनूरा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो रास तनूरा तेल शोधन जो शाला है वह सऊदी अरब का एक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं? ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में कौन प्रदान करता है? यह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? किसने लागू नहीं किया था? विलियम बेंटिक ने। दास्ता का अंत, ठगों का दमन, ये 11 कुछ नहीं है, ठीक है। ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। अब आपको ये बताना है कौन सा ऐसा उपाय था जो विलियम बेंटिक ने लागू नहीं किया था। तो वह है आपका दास्ता का अंत। आपको पता है कि दास्ता का अंत कब हुआ था भारत में? ये हुआ था 1843 में, ठीक है। 1843 के एक्ट के तहत दास्ता का अंत हुआ था, और उस वक्त कौन थे? एलन ब्रो थे, ठीक है। एलन ब्रो थे गवर्नर जनरल। तो यहाँ आपसे विलियम बेंटिक पूछा जा रहा था, जो कि आपका ठगों का दमन से संबंधित है। 1830 में 1830 में ठगों का अंत हुआ था, ठगी प्रथा का अंत हुआ था। स्लीमैन के मदद से इन्होंने ये किया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, और राजा राम मोहन रॉय के मदद से इन्होंने ये किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। थॉमस पेन का बहुत बड़ा रोल था ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई करने में, अमेरिका के स्वतंत्रता में। और इनका जो काम था वो क्या था? कौन सा इनका काम प्रसिद्ध हुआ? वो था सामान्य बुद्धि, यानी कॉमन सेंस, ठीक है। इन्होंने कॉमन सेंस का भरपूर उपयोग किया, और कॉमन सेंस के उपयोग के कारण ही ये बहुत ही प्रचलित हो गए थे उस वक्त। और ब्रिटेन के विरुद्ध इन्होंने जितने भी उपनिवेशी लोग थे उनको इन्होंने बहुत प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? अच्छा, जो भी आपके वृक्ष दिए हुए हैं इसमें से कौन पर्णपाती नहीं है, ये आपको बताना है। कौन है कौन नहीं है? यह है देवदार। देवदार पर्णपाती नहीं है, ये एक एवरग्रीन प्लांट है, यानी सदाबहार वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कौन सी मृदा यहाँ पे पाई जाती है? तटीय मैदान या उत्तर भारत में आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? यह है जलोढ़ मिट्टी। और वहीं पे अगर साउथ इंडिया का बात किया जाए, नहीं प्रायद्वीपीय पठार का बात किया जाए, प्रायद्वीपीय भारत का बात किया जाए, वहाँ मेनली आपको लाल मिट्टी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल के प्रवाह को होने देने वाली चट्टान को कहा जाता है जलभर
या जलवृद्धि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परामर्श दायित्व अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। यानी इन शॉर्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस के लैंग्वेज को आपको समझना होगा। इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि परामर्श दायित्व अधिकार किसका है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकते हैं। तो आप जानते हो वो कौन है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है। अगर राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं तो उनको देना पड़ता है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिनों में पारित करना पड़ता है, नहीं तो वह पारित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सारे लोग शामिल होते हैं। तो आप इनमें से देखो ऑप्शंस में क्या सही है। संसद के सभी सदस्य, ये तो गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सूरा यानी शार्क के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी सहचर्य क्या है? अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है साइंस से, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को आंसर करने से पहले। क्या बोला जा रहा है कि एक बड़ी मछली यानी एक शार्क है, ठीक है, उसके साथ एक छोटी मछली, जो चूसक मछली यहाँ पे दिया हुआ है, एक छोटी मछली अटैच्ड रहती है इसके बॉडी में। तो ये किस तरह का रिलेशन है? सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कैसा रिलेशन है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। कुछ जीवों में आपस में सिम्बायोटिक रिलेशंस होते हैं, यानी एक दूसरे के लिए भोजन का प्रबंध करना या भोजन एक दूसरे से लेना, इस तरह के रिलेशंस को यहाँ पे एग्जिबिट किया जाता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन में। तो ये किस तरह का रिलेशन है? यह सहभोजिता है। ठीक है, सहभोजिता मतलब क्या हुआ? देखो, 3 तरह के टोटल आपको सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलते हैं। एक है कोमेंसलिज्म, ठीक है, दूसरा है म्यूचुअलिज्म और तीसरा है पैरासाइट। तो कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता का मतलब क्या होता है? इसमें एक स्पेशली तीनों रिलेशन में खाने के लिए ही एक दूसरे के साथ वो आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक को खाना मिलता है, दूसरे को खाना मिलता है, तो इससे आप समझ लेना एक को फायदा होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल रहता है। क्या हुआ इस रिलेशन में? एक को फायदा हो रहा है, यानी देखो शार्क मछली में एक छोटी मछली अटैच्ड है। अटैच्ड वाली मछली को जब शार्क मछली अपना खाना ढूंढेगी तो जो भी बचा खुचा रह जाएगा वो सब ये छोटी मछली खा सकती है। ठीक है, या इसके बॉडी से भी कुछ इसको खाना मिल सकता है। तो ये छोटी वाली मछली का तो पेट भर गया, लेकिन बड़ी मछली को क्या इससे कोई नुकसान हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। क्या इससे कोई फायदा हुआ? तो जी नहीं, इससे इसको कोई फायदा भी नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं सहभोजिता, यानी डी ऑप्शन जो यहाँ का है वो सही होगा यहाँ। ठीक है, सहभोजिता। अब दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला परस्परन, इसको हिंदी में बोलते हैं पारस्परन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है? दोनों को फायदा। क्या होता है म्यूचुअलिज्म का मतलब? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों को फायदा, यानी दो जीव अगर साथ में रह रहे हैं, अगर कोई शिकार कर रहे हैं तो उसमें दोनों एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, या हिंदी में क्या बोलते हैं? पारस्परन। ठीक है, और तीसरा होता है परजीवी। परजीवी में एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। जैसे कि आप बहुत सारे पौधों को आप देखते हो कि एक पौधा दूसरे पौधों पे चढ़ जाता है, यानी वो पूरी तरह से उस पे खाने के लिए डिपेंड कर रहता है। ठीक है, और जो होस्ट पौधा है उसका उससे नुकसान भी होता है। ठीक है, ये है परजीवी। तो 3 तरह की चीज़ों को मैंने अभी बताया, तीनों को अच्छे से याद रखना, आपको डेफिनेशन वाइज भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? कौन सा सहजीवी इसमें से नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? बहुत बार आपने पढ़ा है राइबोजियम। ठीक है, ये लेग्यूम प्लांट जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो है, उसमें ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? अच्छा, निर्वाचक नामावली जो है, ठीक है, जहाँ पे नाम का रिकॉर्ड रहता है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, बहुत बड़ा है। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है ताकि उन सभी लोगों के नाम जोड़े जा सकें
जिनकी आयु उस साल 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो, या फिर वे लोग जो उस चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों तथा उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग जो उस क्षेत्र से बाहर चले गए हों। और दूसरा है निर्वाचक नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है, इनमें से कोई एक सही है या क्या है? आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर यहाँ पे है आपका कि दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी प्रत्येक वर्ष इसमें संशोधन होता है नामावली में, जो कुछ न्यू मेंबर्स जुटे हैं उनको जोड़ना है, जिन जो घटे हैं जैसे किन्हीं का डेथ हो गया या किसी क्षेत्र से वो बाहर चले गए हैं तो उन सभी का नाम हटाना, ये होता है प्रत्येक वर्ष। और जब भी जो इलेक्शन चुनाव प्रचार होता है, इलेक्शन का प्रचार होता है, उस वक्त इसको रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन सा है? कौन सा है? यह कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरण, ये समवर्ती सूची में आता है। प्रकाश स्तंभ, डाकघर बचत बैंक और भारत में स्थित तीर्थस्थल, ये सभी संघ सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का क्या नाम है? खसरा के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? कौन सा टीका? MMR टीका दिया जाता है खसरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या है? उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? श्रम, भूमि और पूंजी। ठीक है, भूमि, श्रम और पूंजी, ये उत्पादन के 3 स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र डैश द्वारा तय की जाती है। रेस्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। जो संसदीय चुनाव क्षेत्र होता है उसका आकार और एक क्या उसका कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, किस तरह का उसका आकार और आकृति होना चाहिए उस क्षेत्र का, वो सारी चीज़ों को कौन डिसाइड करता है? परिसीमन आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? इन सभी में इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। IP या TCP आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? यह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध पेंटर हैं, आपको ये बताना है ये किस रियासत से जुड़े थे। तो त्रावणकोर रियासत से ये जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में कहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो ये पलक्काड़ में स्थित है। कहाँ पे? पालक्कड़ या पालक्काड़ आपको मिल सकता है, वो एक जिला है केरल का, वहीं पे ये स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के पास। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा या पणजी भी आपको कई बार मिलेगा, ये दोनों मांडवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आइसोबार रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? आइसोबार, जहां का वायुदाब समान होगा उन जगहों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है? आप जानते हो लूनी नदी। ठीक है, ये कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? जो भी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से देसी कौन सा नहीं है? तो हॉलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है, हॉलिस्टन फ्रीजियन ये देसी नहीं है, ये हॉलैंड प्रजाति की गाय है। इसको HF के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है HF गाय के नाम से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? आप जानते हो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये कृषि से क्षेत्र वैज्ञानिक थे, आपको ये बताना है किस देश से ये बिलोंग करते थे। तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बेहद आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 जो है यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। वहीं पे 15 में हम जाति, रंग, लिंग, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, कुछ उपाधियों को छोड़कर।
ठीक है, जैसे शिक्षा के जगत में या सेना के जगत में जो उपाधि दिए जाते हैं उनको छोड़कर रेस्ट सभी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। चौड़ाई और लंबाई 2:3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे में चक्र की अरों की संख्या 24 होती है। क्या हमारे राष्ट्रीय झंडे जो हैं उसमें उसके चक्र में अरों की संख्या 24 है? आपको ऐसा पता है कि 24 है? चलो देख लेते हैं। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। और अगला है, राष्ट्रीय धुन बजाने में पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड का है, धुन बजाने का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो साफ साफ दिख रहा है सी स्टेटमेंट गलत है। हमारे झंडे के चक्र में 24 अरे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लौरिया नंदगढ़ से नहीं लिया गया है, बल्कि ये आप जानते हो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और तीसरा क्या है, राष्ट्रीय धुन बजाने में या जन गण मन बजाने में कितना समय लगता है? टोटल 52 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, पेरू को राजधानी है। अच्छा, पेरू की राजधानी है, को नहीं, आज लगता है टाइपिंग एरर कुछ ज़्यादा हो रहा है। पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी है लीमा। कहाँ है पेरू की राजधानी? पेरू की राजधानी है लीमा। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो बंद है वह कहाँ स्थित है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली में ये घटना जो था वो 1986 का था, जब यहाँ पे जो आप बोल सकते हो ये परमाणु संयंत्र जो है यहाँ पे हादसा हुआ था। तब से ये क्वेश्चन फेमस है और आ रहा है हर एक एग्जाम में। तो आपको ये बताना है ये चेरनोबिल वर्तमान में कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक वजह था। हो सकता है आप लोगों में से मैक्सिमम आंसर करोगे रूस, जो कि गलत है। अगर ऑप्शन में यूक्रेन है तो आपका आंसर यूक्रेन होगा। उस वक्त ये रूस में आता था, यानी USSR में आता था, लेकिन वर्तमान में ये यूक्रेन का जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, इस पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद में आप कंफ्यूज मत होना। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री, अच्छा यहाँ पे 4 केल्विन भी है, 4 डिग्री सेल्सियस भी है, तो आपका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चंस पर भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैं गलती कर रहा था, मैंने टिक कर दिया था 4K पर, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 केल्विन नहीं है, जिस तापमान पर जो पानी का घनत्व है वह सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, H1N1 से निम्न में से कौन सी बीमारी होता है? तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपने इसको पढ़ भी रखा है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो। 2 बीमारी आपको दिख रहा है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हो। यही तो आपको एग्जाम में भी दूर करना है ना, ये दूर करके एग्जाम में जाना, नहीं तो जो आपका कंफ्यूजन जो यहाँ पे है वही एग्जाम में भी रह जाता है, और यही सारे क्वेश्चन है जहाँ आप गलती कर बैठते हो। ठीक है, तो H1N1 जो है आपको ध्यान से याद रखना है कि ये स्वाइन फ्लू का वायरस है, H1N1। वहीं पे अगर बर्ड फ्लू का मैं बात करूं तो ये है H5N1। तो अच्छे से याद रखना है कि H5 वाला जो है यह है बर्ड फ्लू, और H1N1 जो है यह है स्वाइन फ्लू या पिग फ्लू। अगला क्वेश्चन है, शुष्का चिकोप या जिनोपथैल्मिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो जिनोपथैल्मिया है यह मनुष्यों में किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन का कमी हो जाता है जिनोपथैल्मिया में? तो विटामिन A का कमी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग हम किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, अब दोनों याद रखना। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट।
अगला क्वेश्चन है शैवाल किस समूह के पौधे हैं? शैवाल किस समूह के पौधे हैं? तो शैवाल थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित है? गति के किस नियम पर? यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है, ठीक है, याद रखना क्या है ये क्वेश्चन। रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वह गति के किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, उस पर आधारित है रॉकेट का प्रक्षेपण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। क्या होता है? C3H8। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बेकिंग सोडा के नाम से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में कितने तत्व रखे गए हैं? समूह 1 का पूछा जा रहा है, यानी ग्रुप ए पूछा जा रहा है। ग्रुप ए में कुल कितने तत्व रखे गए हैं? तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप ए में टोटल 7 तत्व रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 7 तत्व। एक्चुअली याद रखना जो ग्रुप है, ठीक है, वो टोटल 18 है और जो पीरियड है वो टोटल 7 है, ठीक है। अगर पीरियड 7 है इसका मतलब जो टोटल होगा, ठीक है, वो 7 एलिमेंट ही एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं। ये कॉमन सेंस है। मैक्सिमम एक ग्रुप में कितने रखे जा सकेंगे? 7, क्योंकि 7 रो ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक किस प्रकार के कोशिका से बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा जो है यह मृत कोशिकाओं से निर्मित उत्तक है। ये आपको मिलेगा जब आप किसी भी पेड़ के ऊपर जो छाल देखते हो, ठीक है, वहाँ पे जो आपको सेल्स दिखेंगे, ठीक है, प्लांट सेल्स, वो स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गिरते हुए नारियल में कैसी ऊर्जा होगी? आसान सा क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में ऊर्जा जो होगी वह होगी गतिज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु में आर्गन की मात्रा लगभग कितनी है? तो हमारे वातावरण में या वायुमंडल में उपस्थित आर्गन की मात्रा आपसे पूछी जा रही है। ये है लगभग 0.94%। कितना है? 0.94%। अगला क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है? आसान सा क्वेश्चन ये भी है। बल की इकाई यानी फोर्स का यूनिट क्या है? ये है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये आपको बताना है। और मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए, बताने के लिए आपको पता होना चाहिए जो भी एलिमेंट सोडियम कार्बोनेट में है उनका एटॉमिक मास कितना है। तो सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? ये लगभग 23 होता है। तो 2 सोडियम है तो टोटल हो गया 46, ठीक है। कार्बन आपको 1 दिख रहा है और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है लगभग 12। और ऑक्सीजन आपको 3 दिख रहा है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16×48, ठीक है। क्या हो जाएगा? 16×48। तो आप जब सभी को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। तो इसको 48 + 12 यानी हो गया 60, 60 + 40 यानी 106। तो आपका सही आंसर होगा 106। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? यानी इन सभी नदियों में आपको ये बताना है किसका उद्गम अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की चोटी जो बिहार के पश्चिमोत्तर कोने पर है उसको हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार के अगर क्षेत्रफल का बात करोगे तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। कितना है? 2.86%। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वर्ष हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। यहाँ आपको बताना है किसकी जयंती पर ये मनाया जाता है। ये सरोजिनी नायडू के जयंती पर मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोडेंडेरा सुब्बैया थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आपको ये बताना है इस संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, डैश ने 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को पहली बार अपने विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल, जिसको कोबरा कहा जाता है, उसमें शामिल किया गया है? तो किस ग्रुप में ऐसा किया गया है? तो ये किया गया है सीआरपीएफ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतूत बांध किस देश में भारत के द्वारा निर्मित किया जाना था? सतूत बांध या सहतूत बांध आपको मिल सकता है लिखा हुआ। तो ये कहाँ निर्मित किया जा रहा था? ये अफगानिस्तान में भारत के द्वारा निर्मित किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, थंडर स्टॉर्म यानी जो आपका बिजली है, ठीक है, बिजली जो कड़कती है, उसके लिए जो रिसर्च सेंटर है यानी रिसर्च टेस्ट बेड है, वह कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? ये किया गया ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, 2021 के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? कौन है वो? वो है रॉबर्ट इरविन, जिनको इस वर्ष का यानी 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महामारी के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ACI वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। अब आपको ये बताना है ये हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह के आसपास कक्षा में होप नामक अंतरिक्ष यान भेजा है? इन शॉर्ट, होप नामक अंतरिक्ष यान किसका है जिसे मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा UAE। तो होप जो अंतरिक्ष यान है वह UAE का है। अगला क्वेश्चन है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। तो बुक है ये, इसका राइटर कौन है ये आपको बताना है। बुक का नाम क्या है? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इसके लेखक हैं RP गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि डैश के रूप में मनाई जाती है? तो दीनदयाल उपाध्याय का जो पुण्यतिथि है आपको ये बताना है वह किस रूप में मनाया जाता है? तो वह प्रत्येक वर्ष समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? समर्पण दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? टाटा मोटर्स लिमिटेड के CEO और MD कौन हैं? ये हैं मित्सुहिको यामाशीता। क्या नाम है इनका? मित्सुहितो यामाशीता। अगला क्वेश्चन है, उस युद्ध टैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा है। उस युद्ध टैंक का नाम आपको बताना है। क्या है नाम उसका? उसका नाम है अर्जुन MK-1A। अगला क्वेश्चन है, गूगल मैप्स के लिए एक विकल्प बनाने के लिए भारत के घरेलू ऐप डैश ने इसरो के साथ साझेदारी की है। तो इसरो के साथ किस एक भारत का घरेलू ऐप है, ठीक है, जो मैप से संबंधित है, आपको ये बताना है। उसने इसरो के साथ साझेदारी की है किस चीज़ के लिए? गूगल मैप्स का विकल्प बनाने के लिए। आपको उस ऐप का नाम बताना है जिसने साझेदारी की है। उसका नाम है मैप इंडिया, ठीक है, सॉरी मैप माई इंडिया। क्या नाम है? मैप माई इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में हेमा दास को उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो किस राज्य में हेमा दास को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन किया गया है? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है असम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है? कोविड-19 योद्धा स्मारक ये कहाँ बनाया जाना है? ये ओडिशा में बनाया जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक पुस्तक जिसका नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है, जिसे हाल ही में जारी किया गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल संरक्षण जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की है? जलाभिषेकम एक कार्यक्रम है जो जल संरक्षण से संबंधित है और इसको शुरू किया है राजनाथ सिंह ने। आपको ये बताना है किस राज्य का ये एक अभियान है। तो किस राज्य के लिए है? ये उत्तराखंड का एक अभियान है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल
जिसका नाम है बाबर, इसका रेंज आपको बताना है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बाबर किसका मिसाइल है। तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान का। अब आपको यहाँ बताना है इसका रेंज क्या है। तो इसका रेंज लगभग 450 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्राचीन कंछोत उत्सव मनाया जाता है। एक उत्सव है जिसका नाम है कंछोत उत्सव। आपको ये बताना है कि किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का यह उत्सव है। यह जम्मू कश्मीर का उत्सव है जिसका नाम है कंछोत। ठीक है, ओके गाइस, तो आज हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग डेली मिलेंगे, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।